2024 में अपने को जॉब सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचने की जरूरत है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचने की जरूरत है। आज इसी के बारे में पूरा डिटेल सेशन हम करने वाले हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स दूंगा, छोटी छोटी स्टोरी से कनेक्ट करूंगा, आपको मजा आएगा। आज के सेशन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस दिमाग की नसें खुली रखना। खैर, दिमाग की नसें खोलने का काम मेरा है, आप आंख और कान खुला रखना, ठीक है। देखो, अभी कुछ दिनों पहले मैं मुंबई गया था, तो हुआ क्या, पूरे दिन काम वाम करने के बाद वापस जब लौट रहे थे अपने होटल की तरफ, तो 11-12 बज गए थे। तो रास्ते में हमारे को एक ठेले वाला दिखा और उस ठेले के साथ में बड़ी लंबी सी लाइन अपने को दिखी। तो मैंने सोचा भैया यहाँ क्या हो रहा है, ठेले पे ऐसा क्या हो रहा है जो इतनी लंबी सी लाइन लगी हुई है। तो पता करा तो पता चला कि यहाँ पर भैया वो मिसल पाव बिक रहा है। मिसल पाव जानते हो, मुंबई का बड़ा फेमस खाना है, मेरे को भी बड़ा पसंद है, मुंबई जाता हूं तो खाता हूँ। तो मैंने देखा एक मिसल पाव बेचने वाले ठेले के बाहर रात को 11 बजे इतनी लंबी लाइन, मतलब कुछ तो खास लग रहा है इस मिसल पाव वाले भैया। तो हमारे साथ जो बैठे थे, जो गाड़ी चला रहे थे, हमने उनको बोला भैया जरा बोलिए उनको ऑर्डर करके, ऑर्डर लाए। तो थोड़ी देर बाद वो जो बना रहे थे मिसल पाव, वो प्लेट में लेकर के आए। हमने सोचा गाड़ी में ही खा लेंगे, क्या बाहर निकले। तो मुझे जैसे ही देने लग गए, इत्तेफाक से वो मुझे पहचान गए, हमारे वीडियोस भी देखते थे, बड़े खुश से हो गए वो हमें देख करके, और बातें बातें करने लग गए। इतने में उनका कस्टमर पीछे से चिल्लाने लग गया, क्योंकि लाइन लगी हुई थी पीछे। तो हमने कहा कि कोई नहीं, आप पहले कस्टमर सर्व कर लो, उसके बाद आराम से हम बात करेंगे। तो उन्होंने बोला सर आप कहाँ रुके हैं, कहाँ रहते हैं। मैंने बोला आगे होटल, कुछ दूर आगे हमारा होटल था। हमने बताया किस होटल में हम रुके हैं। तो उन्होंने बताया कि कल सुबह सर मैं आपसे मिलने आना चाहूंगा, अगर आप समय देते हो। तो मैंने उनको बोला भैया सुबह तो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि हमारी सुबह 5 बजे फ्लाइट है, सुबह 5 बजे मैं निकल जाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि 1:30 बजे मैं अपना ये काम खत्म करता हूं, मैं 1:30 बजे आपके होटल आकर के आपसे मिलना चाहता हूं। प्लस मेरा बेटा आपका बड़ा फैन है, 14-15 साल का बेटा है, वो आपके वीडियोस देख करके आपसे मिल करके बहुत खुश होगा। तो अब कोई इस तरीके से बोले तो आप कैसे मना कर पाओगे, खास करके कोई बेटे छोटे बच्चे की बात करे तो। मैंने कहा ठीक है, मैं जगता हूं 1:30-2 बजे तक, आप आ जाओ होटल, हम बात करेंगे बैठ करके। 2 बजे के आसपास वो अपने बेटे को लेकर के होटल आए। होटल के कमरे में हम बातचीत करने लग गए। उनकी बातें सुन के मैं शॉक हो गया। शॉक क्यों हो गया सर, एक मामूली मिसल पाव बेचने वाला, ठेला लगाने वाला, पिछले 4-5 सालों से जो ठेला लगा रहा हो, आपको क्या लगता है कितना कमाता होगा सर वो? सर कितना कमाता तो छोड़ो, आपको एक बात बता दूं सर, अगला 10-12 साल उसने अपना सिक्योर कर लिया था। 10-12 साल सिक्योर करने का मतलब समझ रहे हो, कि 10-12 साल तक अगर वो कुछ भी काम ना करे, ठेला वो कुछ ना लगाए, कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं, फिर भी उसको अपने फैमिली के सर्वाइवल में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना एसेट उसने लिक्विड एसेट बना लिया था। लिक्विड एसेट समझ रहे हो ना, मैं घर की बात नहीं कर रहा, जिस घर में रहते हो उस घर को एसेट बोलने की बात नहीं कर रहा। लिक्विड एसेट, कहीं प्लॉट खरीद कर डाल दिया है, कोई म्यूचुअल फंड, कोई SIP, कोई स्टॉक, ऐसी चीजें 10 साल 12 साल से ज्यादा वो सिक्योर कर चुका था अपना। मैं आपसे पूछता हूं आपका कितने साल सिक्योर है? कहने का मतलब आपकी इनकम भगवान ना करे अगर बंद हो जाए किसी वजह से, जॉब की, बिजनेस की, कितने साल, ये कितना साल छोड़ो, कितने महीने तक आपका घर चल जाएगा पड़े आराम से। कितना ऐसा बना के रखा है? मेरे को जवाब मत देना, आप अपने आप को जवाब देना। सर इसको कहते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मिडिल क्लास वालों को बचपन से एक शब्द बताया जाता है, जॉब सिक्योरिटी। बेटा ऐसी जॉब लेनी है जिसमें सिक्योरिटी हो, जॉब सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। अरे चचा एक बात बताओ, जॉब जिसने क्रिएट किया उस जॉब की सिक्योरिटी वो तय करेगा कि आप तय करोगे? है जॉब रखना है कि नहीं रखना है, जॉब पे आदमी रखना है कि नहीं रखना है, ये तो जॉब क्रिएट करने वाला सोचेगा ना। जॉब करने वाला कहां से तय कर सकता है कि ये जॉब सिक्योर होना चाहिए? अरे भैया आप जॉब के मालिक नहीं हो, जॉब के नौकर हो, तो आपके हाथ में जॉब की सिक्योरिटी हो ही नहीं सकती। जिस दिन मालिक को लगेगा मुझे इस जॉब की जरूरत नहीं हो, निकाल देगा वो, क्या कर लोगे आप? तो एक भ्रम से जगो, मैं आपको उठाना चाह रहा हूं। जॉब सिक्योरिटी फेक वर्ड है, मिथ है, होता ही नहीं है। मिडिल क्लास के कानों में, दिमाग में डाला जाता है, या अमीर लोग डालते हैं, कंपनी का मालिक लोग डालते हैं। अरे यार तुम यहाँ जॉब कर रहे हो, तुम्हारी जॉब सिक्योर है, तुम्हारी पूरी जॉब सिक्योरिटी है, इसलिए तुम यहीं बने रहो। अरे घंटा जॉब सिक्योरिटी कभी भी निकाल देगा वो। आए दिन देखते नहीं हो, IIT करके अमेजॉन, फेसबुक से लोग निकलते रहते हैं, निकाल दिया जाता है उनको। उनकी जॉब सिक्योरिटी है ही नहीं, आपकी कहां से हो जाएगी भैया? तो सोचना किस चीज के बारे में सर? फाइनेंशियल सिक्योरिटी। लेकिन कैसे, हमारी तो इनकम बहुत कम है, हम कैसे फाइनेंशियल सिक्योर? हमारा तो चलता ही नहीं है, सारा खर्चा घर चलाने में खत्म हो जाता है, कैसे होंगे हम फाइनेंशियल सिक्योर? ठीक है, तो वही बात करते हैं आज, कैसे होंगे। एक और बात बताता हूँ। अगले दिन जब सुबह मेरी 5 बजे की फ्लाइट थी और मैं फ्लाइट में बैठा, मेरी विंडो सीट थी, जनरली मैं विंडो ही सीट प्रेफर करता हूँ। थक गया था, रात भर सोया भी नहीं था, उन्हीं से बातचीत करने में काफी समय लग गया था। सुबह 5 बजे की फ्लाइट, तो मैं बैठ गया और थोड़ा सोने टाइप जैसा लग रहा था। इतने में मैं क्या देखता हूँ, मेरी बगल वाली सीट पर एक बड़ा हैंडसम सा, एक रिच अमीर लड़का आकर
करके बैठता है। तो मैंने जरा देखा उसको, अरे बड़ा हैंडसम सा रिच अमीर लड़का आके बैठा है। लेकिन बात करने का मन किया, लेकिन नींद इतनी आ रही थी तो मैंने इग्नोर कर दिया, मैं लेट गया, आंखें बंद कर लिया। फिर फ्लाइट जब धीरे धीरे टेक ऑफ हुआ, उड़ गई हवा में, तब मैंने कॉफी ऑर्डर किया। तो कॉफी जैसे ही मैं ले रहा था ना, चूंकि मेरी विंडो सीट थी, मेरे आगे वो था और उधर से ही कॉफी आनी थी, तो हाथ में जब मैंने कॉफी लिया ना तो थोड़ा सा वो डगमगा गया ग्लास और हल्का सा कॉफी उस पर गिर गया। तो अचानक से भाई साहब गर्मा गया, एकदम लाइन अंग्रेजी देने लगे। व्हाट, मैं बोल नहीं सकता, इधर आप समझ गए ना, व्हाट आर यू डूइंग मैन, ऐसा करके जो अंग्रेजी वाली लाइन होती है। तो मैंने सॉरी और माफी चाहूंगा, माफी मांगा मैंने, मेरी गलती थी। जब उन्होंने मेरी शक्ल की तरफ देखा तो मुझे वो भी पहचान गए कि आप सागर सिन्हा हो। तो मैंने कहा हाँ भैया चलो बच गए, ना तो कोई पिटाई उटा ना हो जाता फ्लाइट में, चाय कॉफी गिरा दिया उसके कपड़े, मैंने पीट उठ ना दे हमको, तो हम बच गए भैया। फिर हमारी बातचीत होने लग गई। अच्छा, जब बातचीत होने लग गई, हाथ में आईफोन है, अमीर आदमी है, बातचीत करते करते फाइनेंसेस के बारे में काफी सारे सवाल वो पूछने लग गए। आजकल मैं जहां जाता हूँ लोग फाइनेंस मैनेजमेंट के बारे में मेरे से सवाल पूछते हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में सवाल पूछते, पता नहीं क्यों, ठीक है करते हैं, अच्छा लगता है। तो पूछताछ में पता चली कि भाई साहब एक एमएनसी में जॉब करते हैं और 6-7 महीने हुए हैं जॉब करते हुए, और सैलरी है मात्र 25,000 रुपए महीने की, मात्र 25,000 रुपए महीने की। अच्छा, मैंने शुरुआत में क्या बोला, एक अमीर लड़का मैंने कैसे समझा सर, ऊपर से नीचे तक बंदा वो ब्रांडेड था, ऊपर से नीचे तक। हाथ में आईफोन का लेटेस्ट वर्जन 15 प्रो मैक्स था, कान में जब उसने लगा रखा था वो एयरपॉड प्रो था, मतलब 27-28 हजार का तो उसका हेडफोन था, 1.5 लाख उसका फोन था, और कपड़े ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड थे। तो अमीर तो देखने में लग जाएगा, और वो लगाना भी यही चाहता है। हर मिडिल क्लास, हर जो फेक रिच होता है, दिखाना भी यही चाहता हूं। मैं देख के यही समझा। मैंने पूछा 25,000 की सैलरी में 1.5 लाख का आईफोन कैसे भैया? बोला EMI भी लिया सर, क्रेडिट कार्ड। मैंने कहा हमारी वीडियो देखते हो फिर भी तुम EMI पे आईफोन ले रहे हो? हाँ देखते तो हैं, बताते तो हैं, लेकिन मन कर जाता है, क्या करें। ठीक है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर, रात को मैं ऐसे आदमी से मिलता हूँ जो मामूली ठेला लगाता है, मिसल पाव बेचता है, और अपने 10-12 साल को सिक्योर कर चुका है। अगले दिन सुबह एक हैंडसम रिच दिखने वाले लड़के से मिलता हूँ जो अपनी पूरी इनकम, पूरी हर महीने की कमाई वो अपने दिखावे पर, अपने अय्याशी पर उड़ाता है। अगले 10 साल बाद दोनों में से किसकी जिंदगी बेहतर होगी? अगले 10 साल बाद किसके पारिवारिक रिश्ते बेहतर होंगे? अगले 10 साल बाद किसके दिमाग में सुकून होगा? अगले 10 साल बाद कौन डर के साये में नहीं जिएगा कि कहीं मेरी करंट आती हुई इनकम को कुछ हो जाए तो मेरा घरबार कैसे चलेगा? जवाब मिल गया होगा, पहला वाला। अब आप फिर से यही पूछोगे, मुझे पता है कि भैया हमारी इनकम है कम, कैसे करेंगे हम ये सब? रोनाल्ड रीड का नाम सुने हो? एक किताब मैंने पढ़ी, साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो उसमें एक स्टोरी है रोनाल्ड रीड के बारे में। सर अमेरिका में ना, ये आदमी एक मामूली सफाई कर्मचारी, अपने यहाँ जो झाड़ू पोछा करने वाला होता है, ऐसा आप समझो, मामूली सफाई कर्मचारी। 2014 में 92 साल का ये जब हुआ तो इसकी मौत हुई। अच्छा, जान के आपको ताज्जुब होगा कि 2014 में ही अमेरिका में 28 लाख लोग मरे थे, लेकिन उन 28 लाख लोगों में से सिर्फ 4,000 लोग ऐसे थे जिनका एसेट, जिनकी संपत्ति $8 मिलियन से ज्यादा थी, $8 लाख से ज्यादा थी। सिर्फ 4,000 लोग, सॉरी 4,000 लोगों के पास। और उन 4,000 लोगों में ये अपना क्या रीड था, ये सफाई कर्मचारी। आप कहोगे ये जरूर कोई 2 नंबर काम कर रहा होगा, पीछे ड्रग्स का धंधा कर रहा होगा, तभी तो इतना संपत्ति आया भैया। मतलब 28 लाख लोग मरे और सिर्फ 4,000 लोगों में जितनी संपत्ति थी हाईएस्ट, ये उनमें था। हाँ जी, कोई लॉटरी नहीं लगी थी सर, कोई 2 नंबर का काम नहीं करता था। दरअसल वो थोड़ा पैसा स्टॉक इन्वेस्टिंग करता था, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग करता था, जिसकी वजह से अंत समय में इतना बड़ा, बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। ये नहीं, आपको तो पता है ना, हम पहले भी कई बार सेशन कर चुके हैं कंपाउंडिंग के। कंपाउंडिंग का फायदा क्या है? कंपाउंडिंग आपसे ज्यादा पैसा नहीं मांगता है इन्वेस्ट करने के लिए, आपसे ज्यादा समय मांगता है। थोड़े पैसे देते रहो, लेकिन लंबे समय तक देते रहो, तो कंपाउंडिंग इतना गुना करके आपको पैसा देता है कि आप शायद सोच भी नहीं सकते। अगेन वही एग्जांपल, 1 रुपए को हर रोज अगर डबल करते रहो तो 31वें दिन वो 100 करोड़ रुपए बन जाता है। गलत नहीं सुना आपने, 100 करोड़ रुपए, कई बार बोल चुका हूं मैं। ये पावर है कंपाउंडिंग की। अब बात समझ आ रही है मेरी? सर फाइनेंस इकलौता ऐसा फील्ड है जहां पर आपसे ज्यादा बड़ी डिग्री भी किसी के पास है ना, उससे भी ज्यादा आप अमीर जल्दी बन सकते हो, उससे भी ज्यादा आपके पास संपत्ति हो सकती है अगर पैसों के मैनेजमेंट की थोड़ी बहुत भी आपको नॉलेज है तो। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपको किसी एक्सपर्ट से सीखने का मौका मिले फाइनेंशियल एजुकेशन, तो भैया सारे काम धाम छोड़ करके उसे सीखने जाना। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा।